तो हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। आज आपका माइन एनवायरनमेंट का लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें कि आपका जितना भी टॉपिक है जैसे कि माइन गैसेस एंड आपका जो अंडरग्राउंड हजार्ड्स वाला टॉपिक है, ठीक है, वो बेसिकली मेरे द्वारा कवर कराया जाएगा आपका। और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, हम धीरे धीरे वो भी चीज़ें कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो माइन गैसेस स्टार्ट करने से पहले तो आपका जो माइन एनवायरनमेंट है उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है माइन गैसेस, ठीक है। माइन गैसेस, तो माइन गैसेस में आपका जितने भी गैसेस माइंस में पाई जाती हैं, हम उन गैसेस के बारे में देखेंगे। आखिर वो गैसेस का क्या इफेक्ट होता है, कुछ क्वेश्चंस तो वहां से भी बनते हैं, या फिर कभी कभार आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं एक बहुत कम क्वेश्चंस ही आते हैं, एक दो क्वेश्चंस ही आते हैं, बट फिर भी वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है ना। इसके साथ ही आपके जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस के बारे में ही पूछ लिया, अब उसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बना सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस आपका कैसा किस टाइप का गैस है, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में क्या डिफरेंस है, कौन सा हार्मफुल गैस होता है, नाइट्रस ऑक्साइड्स वगैरह कौन से हार्मफुल होते हैं। तो ये सारे चीजें जो है तो आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन्हीं को हमें पढ़ना है। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह ये सब भी पूछ लिए जाते हैं, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड किस टाइप की गैस है ना, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो यही सब चीजें हमें कवर अप करना है। तो आज के इस पहले लेक्चर में हम हर एक गैस के बारे में जानेंगे, कौन सा गैस क्या होता है। और जैसा कि थ्योरी आप लोग बहुत कम पढ़ते भी हैं, है ना, बट कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपका जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होता है ना, एकदम शॉर्ट में लेके चलूंगा मैं यहाँ पर। आपका जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होता है, इसमें अलग अलग गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। बेसिकली आपका कहीं कहीं ऑक्सीजन मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। ये तो मेन मेन गैसेस हो गई जो कि आपके एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। और ये परसेंटेज आपको ऑलरेडी पता है कि भाई ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम 20.93%, नाइट्रोजन 79.04% हो जाता है, और वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आपका बाय वॉल्यूम पाया जाता है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब कुछ ऐसी भी गैसेस है, ये तो हो गया एटमॉस्फेयर की बात हो गई, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में कहां तक, लगभग 25 किलोमीटर के अर्थ के सरफेस से 25 किलोमीटर की हाइट तक ये सारी चीजें आपका जो है तो होता है, ठीक है। सिलेबस दिखा दूं आपको। सिलेबस यार मैं अभी इसमें डाला नहीं हूँ, तो दिखा नहीं पाऊंगा मैं सिलेबस। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सिलेबस भी दिखा दूंगा, ठीक है। अभी मैं डाला नहीं हूँ तो इसमें डालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा डिजिटल बोर्ड में। तो जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर में करके मैं दिखा देता हूँ, उसमें आपका मार्क्स वगैरह सब बता दूंगा, ठीक है, कितने मार्क्स का क्या कहाँ से कैसे आता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका एयर में जो मेन गैसेस पाई जाती हैं, उससे हमारा माइन एनवायरनमेंट का जो होता है वो पूरी तरह से अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका माइन एनवायरनमेंट की अगर बात करूं कि माइंस में किस कौन कौन सी एयर पाई जाती है, सॉरी कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है, तो उनमें आ जाता है मेन तो दो चीजें और ऐड हो जाती है। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है और मीथेन गैस होता है, और तीसरा आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी पाई जाती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कब पाई जाती है, सबसे बेसिक क्वेश्चन तो ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारी माइंस में कब बनती है। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है। और ये सबसे ज्यादा पॉइजनस भी है, पॉइजनस भी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड आपका, ठीक है, पॉइजनस भी है और सबसे ज्यादा डेंजरस गैस भी है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है, कब मिलता है, ब्लास्टिंग नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलता है ड्यू टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। किस चीज के कारण मिलता है, स्पॉन्टेनियस
हीटिंग के कारण मिलता है। जब भी आपका कोयला का क्या होता है, व्हेन द आप बेसिकली ये कह सकते हैं जब आपके कोयले का ऑक्सीडेशन होगा या फिर आपका कोल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, ऐसी फेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं कि कोयला ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट कर ही रहा है, प्लस एक कंडीशन ये भी आती है कि एयर की वेलोसिटी या फिर ना के बराबर एयर वहां पर मौजूद होता है, और एयर ना होने के कारण हीट जो है जनरेट होता है ऑक्सीडेशन के कारण, और हीट जनरेशन के कारण ही आपका क्या जनरेट होता है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग देखने को मिलता है। हीट जनरेशन के कारण ही स्पॉन्टेनियस हीटिंग देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें मैं अगर आपसे एक चीज ये पूछूं, हालांकि आगे मैं पूरा डिस्कस करूंगा, बट अभी थोड़ा सा इतना बहुत से लोगों के दिमाग में एक डाउट आता है कि यार सर ये बताइए, आपने बोला कोयला है, ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आया है ना, और उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने लगेगा, क्यों? कायदे से देखा जाए तो भाई ऑक्सीडेशन आप बोल रहे होगा, ठीक है। तो कुल मिला के माइंस का जो सबसे पहला पिलर होता है, माइंस का सबसे पहला पिलर, अंडरग्राउंड माइंस में जैसे ही अंदर घुसते हैं सबसे पहले कोयले का एक पिलर दिखाई देगा, और वो जो कोयले का पिलर है जो माइंस के एंट्रेंस पे है, उसको तो ऑक्सीजन मिल रही है, तो उसमें भी ऑक्सीडेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, होना चाहिए, है ना। प्लस उस पिलर को लंबे समय तक चलना है, मतलब जब तक मेरी माइंस है तब तक वो पिलर वहीं पे रहाएगा, तो कायदे से देखा जाए तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग तो जिस दिन मैं अपना पहला पिलर बनाता हूं उसी दिन होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कारण क्या है? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने के लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत है। पहला तो चाहिए ऑक्सीजन, दूसरा चाहिए हीट। मतलब हीट बोले तो एयर की वेलोसिटी ना के बराबर होनी चाहिए, तभी आपका स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है ना। तो इसी केस में आपका क्या होता है कि जो पहला पिलर है या जो स्टार्टिंग के जो पिलर्स है या जहां पर भी जो पिलर्स आपने बना के रखे, एयर की वेलोसिटी आप इतनी मेंटेन करके रख रहे हो कि उनका टेम्परेचर अधिक नहीं हो पाता है, ऑक्सीडेशन होने के बावजूद भी टेम्परेचर अधिक नहीं हुआ, और टेम्परेचर अधिक नहीं हुआ तो इसलिए स्पॉन्टेनियस हीटिंग नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको जो है तो ये परसेंटेज ऑक्सीजन का दिखाई देता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेस, ये सारी गैसेस जो है तो आपके माइंस के एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। अब अगर इन्हीं गैसेस की मैं परमिसिबल लिमिट की बात करूं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि आपको नोट डाउन करके रखना भी है, तो एज पर रेगुलेशन नंबर 153 ऑफ CMR 2017, CMR 2017 के रेगुलेशन नंबर 153, जिसमें कि आपका दिया हुआ है स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। इसमें आपका गैसेस का परमिसिबल लिमिट दिया हुआ है, सिर्फ कुछ गैसेस का दिया हुआ है, जैसे कि मीथेन गैस का आपका बोलता है, मीथेन गैस का CH4 की अगर मैं बात करूं, तो इसके लिए परमिसिबल लिमिट आपका क्या बोलता है कि कभी भी जो रिटर्न एयरवे है डिस्ट्रिक्ट के, रिटर्न एयर में कभी भी 0.75% से अधिक मीथेन गैस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर कहाँ की, जनरल बॉडी ऑफ एयर, जनरल बॉडी ऑफ एयर, तो जनरल बॉडी ऑफ एयर में 1.25% से अधिक मीथेन गैस का परसेंटेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का क्या बोलता है कि आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज कभी भी 19% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, 19% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद और भी बहुत सारी गैसेस हैं, और कौन कौन सी गैसेस आपकी माइंस में पाई जाती हैं
अगर इसको हटा के एक सेकंड में आपको पूरा, और कौन कौन सी गैसेस आपकी माइंस में पाई जाती है, मीथेन हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया, अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 का आपका परमिसिबल लिमिट आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये कितना दिया है आपका CO2 को परमिसिबल लिमिट 0.5%, 0.5%, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का परमिसिबल लिमिट है आपका 0.005%। इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगला कौन सा गैस है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड, NOx, नाइट्रस ऑक्साइड, ये कभी भी आपका 0.0005% से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये कभी भी आपका 0.001% से अधिक नहीं होना चाहिए। एंड आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये कभी भी 0.005% से अधिक नहीं होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड। अगर ppm में बात करूं तो ये आता है आपका 5000 ppm, ठीक है। उसके बाद 50 ppm, नॉक्सिस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का आपका 5 ppm, H2S का 10, एंड SO2 का 5। ये आपके परमिसिबल लिमिट हैं अलग अलग गैसेस का माइंस में, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं और ये आपको रटने पड़ेंगे, है ना, तो इनको रट लीजिएगा, याद रखिएगा। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े। लिख लिए सभी ने, हाथ खड़े कर दो, बता रहे, हाथ खड़े कर दो भाई, रेज योर हैंड्स, हो गया हो तो चलिए। तो सबसे पहले इसके बाद का जो आता है, तो माइन गैसेस के हमने परमिसिबल लिमिट देख ली, कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है। अब इन्हीं गैसेस के बेसिस पे कुछ कुछ डैम्प्स बोले गए हैं। डैम्प बोले तो, अरे ऐसे रेज योर हैंड्स नहीं होता है, वहां पे ना एक घंटी है हाथ वाली, उस घंटी को दबा दिया करो तो टुन 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 बढ़िया बढ़िया रेज हैंड होता है, ठीक है। इतना काहे मेहनत करते हो यार। चलो, तो टाइप्स ऑफ डैम्प की बात करते हैं। अब डैम्प जो होता है, ये एयर का एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कि कोई भी एक पर्टिकुलर गैस का परसेंटेज ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 5 डैम्प हैं, ब्लैक डैम्प, फायर डैम्प, अंदर चल, व्हाइट डैम्प, स्टिंग डैम्प, आफ्टर डैम्प, ठीक है। जो ब्लैक डैम्प है उसमें आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, फायर डैम्प में आपका मीथेन गैस की मात्रा ज्यादा है, व्हाइट डैम्प में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा है, और स्टिंग डैम्प में आपका हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा ज्यादा होती है। और आफ्टर डैम्प ये क्या होता है, बेसिकली इसमें माइंस में कभी भी कोई भी एक्सप्लोजन हुआ, माइंस में जब भी एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारी गैसेस होती हैं जिनके कारण आपको माइंस के अंदर जाने के लिए मना किया जाता है। तो उसमें कोल डस्ट भी हो सकता है, आपका मीथेन गैस भी हो सकता है, और एक्सप्लोसिव्स के भी कुछ पार्टिकल्स जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह भी, नाइट्रस ऑक्साइड्स वगैरह भी पाए जा सकते हैं। तो ऐसे मिक्सचर ऑफ गैसेस को मैं क्या कहूंगा, आफ्टर डैम कहूंगा। आफ्टर डैम बोले
तो आफ्टर द एक्सप्लोजन जो डैम्प क्रिएट होता है, जो मिक्सचर ऑफ एयर क्रिएट होता है, उसको आफ्टर डैम्प कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? सॉरी, चलिए अब आफ्टर डैम की अगर बात करें तो ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कि आपका कभी कभार फायर डैम्प एक्सप्लोजन हुआ। फायर डैम्प एक्सप्लोजन बोले तो मीथेन गैस के कारण कभी माइंस में अगर एक्सप्लोजन हो गया तो उसके कारण आपका कोल डस्ट एक्सप्लोजन भी हो सकता है, या पर्टिकुलरली कोल डस्ट एक्सप्लोजन भी हो जाता है। ठीक है, तो उसके कारण जो भी आपका एयर का मिक्सचर बनता है वो आफ्टर डैम्प जैसे कि कहलाया। अब आफ्टर डैम्प में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कभी कभार हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस भी पाई जाती हैं। और जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है इसमें बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। आफ्टर डैम्प का कंपोजिशन की आफ्टर डैम्प में कौन कौन सी गैसेस पाई जाएंगी ये डिपेंड करता है किन चीजों पर। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में ब्लास्ट एक्सप्लोजन के पहले आपके माइंस के एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस थी। ठीक है, दूसरा आग कैसे लगी, है ना, आग कैसे लगी इस पर भी डिपेंड करता है कि आफ्टर डैम्प का जो कंपोजिशन है, कौन कौन सी गैसेस पाई जाएंगी वो कितना ये इस चीज पर डिपेंड करता है। तो जनरली जो पाया जाता है आफ्टर डैम्प में ये गैसेस इन परसेंटेजेस में पाया जाता है। ऑक्सीजन 5% होता है, नाइट्रोजन 80 से 85% पहुंच जाता है, मीथेन गैस आपका 0.3 से 0.5% के बीच में लटकता रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो चूंकि आग लगी है तो 4 से 12% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पाया जाता है आपका। कुछ इस तरीके की कंडीशंस क्रिएट होती हैं माइंस में जब भी गैसेस पाई जाती है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये देखिए एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई इसके कारण, है ना। और माइंस में जो सेफ्टी का सबसे बड़ा साधन होता है किसी भी प्रकार के गैस से बचने के लिए वो आपका क्या होता है, वो है आपका फ्लेम सेफ्टी लैंप। नहीं शैलेंद्र, लेट नहीं है आप पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो सबसे ज्यादा सेफ्टी का जो तरीका है जो कि हम यूज कर सकते हैं हमारी सेफ्टी के लिए माइंस में, कभी भी आप अंदर जाएंगे ना, अभी तो आप तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जब आगे चल के आप माइंस में जॉब करेंगे, अंडरग्राउंड माइंस में स्पेशली, सबसे ज्यादा खतरा जो है तो आपको गैसेस से होता है। और इसीलिए वहां पे सेफ्टी ऑफिसर भी रहता है, वेंटिलेशन ऑफिसर भी रहता है, जिनका मेन काम यही है कि भाई गैसेस से बचाया जा सके। माइनिंग सरदार सभी की ड्यूटीज में, आज ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज में वेंटिलेशन तो कहीं ना कहीं घुसा ही रहेगा। माइनिंग सरदार हो गया, ओवरमैन हो गया, शॉर्ट फायरर हो गया, ठीक है, आपका असिस्टेंट मैनेजर हो गया, इन सभी की ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज में कहीं ना कहीं आपका गैसेस के बारे में, माइंस के एटमॉस्फेयर के बारे में बात करता ही करता है। और अंडरग्राउंड माइंस में अगर आपको काम करना है तो गैस टेस्टिंग का तो आपको सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा कभी ना कभी। ठीक है, तो यही कारण है कि हमें फ्लेम सेफ्टी लैंप के बारे में अलग से जानना पड़ता है। ठीक है, कि फ्लेम सेफ्टी लैंप कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इससे रिलेटेड क्या कानून हमें बना के दिए गए हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी और सीखनी पड़ेगी कि कैसे यूज करना है इसको। ठीक है, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट में अलग अलग प्रकार के सेफ्टी लैंप्स आते हैं। ठीक है, और कभी कभार सेफ्टी लैंप, अब सेफ्टी लैंप और नॉर्मल लैंप में डिफरेंस क्या आ जाता है कि जो सेफ्टी लैंप है उसके कारण, फ्लेम सेफ्टी लैंप है उसके कारण कभी भी माइंस में एक्सप्लोजन नहीं होता है। ठीक है, माइंस में कभी भी एक्सप्लोजन नहीं होगा, भले इनफ्लेमेबल गैस के कांटेक्ट में आ जाए, भले ही इनफ्लेमेबल गैस के कांटेक्ट में आ जाए। माइंस में अगर आप फ्लेम सेफ्टी लैंप लेके जा रहे हैं तो सेफ्टी का मतलब है वो आपको सुरक्षित रखेगा, आपको इंडिकेशंस देगा, है ना, कुछ इस प्रकार से उसका इस्तेमाल करके आप पता कर लेंगे कि भाई ये गैस है यहाँ पर, तो आप वहां से अपना भाग सकते हैं या दूसरों को भगा सकते हैं अगर खुद नहीं भागने का मन है तो।
ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक्सप्लोजन हो गया। अगर नॉर्मल बत्ती वगैरह या फ्लेम्स सेफ्टी लैंप के अलावा कोई लैंप लेके जाते हैं तो इस प्रकार के एक्सप्लोजन होने के चांसेस रहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि भाई किस प्रकार का वहां पर कंडीशन है। चलिए, तो आते हैं बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पे, जो कि आपके गैस लॉज हैं। ठीक है, इनकी बात करते हैं। तो बॉयल्स लॉ क्या है आपका? बेसिकली बॉयल्स लॉ में हम क्या करते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। वॉल्यूम आपका प्रेशर के इनवर्सली given mass of gas varies inversely proportional as the absolute pressure if the temperature remains constant। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो उस केस में जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्ट करेगा। ये आपका किसने दिया? बॉयल्स लॉ में आपका कहा गया। ठीक है, अब ये सब तो आप जानते ही ऑलरेडी, इसमें कुछ अलग से है नहीं। ठीक है, उसके बाद चार्ल्स ने क्या कहा? चार्ल्स ने ये कहा कि भाई अगर मैं आपका जो क्या बोलते हैं प्रेशर है उसको अगर मैं कांस्टेंट रखूं, प्रेशर जो है उसको अगर कांस्टेंट रखूं तो उस केस में मेरा जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। अब इसको समझने के लिए एक बढ़िया सा डायग्राम देखते हैं तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, क्यों रुक गए भाई? चलते रहो। ये आपका बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पे काम करता है पूरी तरह से। अरे यार, अब देखिए यहां पे क्या हुआ है, ये आपका बॉयल्स लॉ है जहां पर मैंने क्या किया है, अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है। टेम्परेचर यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ये जो डंबल्स आप देख रहे हैं ना, इसको जैसे जैसे ही रखते जाएंगे मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम जो है वो घट रहा है यहाँ पे। तो आपका प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम घटा, ये आपका बॉयल्स लॉ हो गया। सिमिलरली आपका यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, डंबल्स मैंने बढ़ाए क्या? नहीं बढ़ाए, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस क्या होगी? एक्सपैंड होगी। ठीक है, और यही आपका क्या है? चार्ल्स लॉ है कि आपका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। सर्कुलर में आपका 7 ppm नहीं दिया हुआ है, 10 ppm ही दिया हुआ है। सर्कुलर के हिसाब से बताया हूं मैं, और सर्कुलर से और रेगुलेशन से, कानून से बढ़ के थोड़ी कुछ होता है। चलिए, तो आपका यहाँ पे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ बहुत ही सिंपल सी चीज है जो कि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है अलग अलग गैसेस की प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है। अच्छा, सबसे पहले बताइए व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन किस टाइप की गैस है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, आपको ऐसे लाइन से ऑप्शन दे देगा मैच द फॉलोइंग करके। ठीक है, इसमें इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं मैच द फॉलोइंग वाले, कि आपका एक साइड में दे देगा कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस इस टाइप से, और फिर एक साइड में आपका दे देगा डिफरेंट गैसेस के नाम। अब उन्हीं को मैच द फॉलोइंग करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आपके बनते हैं। तो इसमें आपका ये किस टाइप की गैस है? कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। इसी के साथ ही ये पानी में हल्का सा सॉल्युबल होता है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.1, हवा से हल्का सा भारी होता है, इसलिए चाहे यहाँ सांस लो चाहे यहाँ सांस लो एक बराबर ही पड़ेगा। ठीक है, और आपका जो वॉल्यूम है मतलब चलो इसको छोड़ दो यार, वो सॉल्युबिलिटी बता रहा है। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। क्रिटिकल टेम्परेचर आपका इसका है 119 डिग्री सेल्सियस और क्रिटिकल प्रेशर है आपका 50 atm। ठीक है, इसके बाद
ये आपका सबसे ज्यादा केमिकली एक्टिव एलिमेंट होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है भाई साहब, है ना, सबसे ज्यादा रिएक्शन यही करता है किसी भी एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो कायदे से तो ये किसी कोई भी इसको ना कोई भी पसंद आ जाता है, किसी के साथ भी चल देता है, और आग लगाने में तो माहिर है, बहुत तेज, है ना। हाँ, लेकिन जिंदगी का एक जरिया है और मौत का भी एक जरिया है, ठीक है। फ्लेम सेफ्टी लैंप, अब माइंस में ऑक्सीजन आपको जिंदा रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आग पा गया तो वो निपटाने की भी क्षमता रखता है। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड आदर्श। ठीक है। अब आपका माइंस में फ्लेम से सॉरी ऑक्सीजन का इस्तेमाल कहां कहां है। सबसे पहला तो सांस लेने में, फिर उसके बाद जो कोयला है या कार्बोनेशियस मटेरियल है उनको ऑक्सीडेशन करने में मदद करता, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है। आपका फ्लेम सेफ्टी लैम्प भी उसी के मत्थे जल रहा है, और आपके जो टिम्बर में फंगस का ग्रोथ होता है वहां पर भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। तो इतने लोग जब ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको ऑक्सीजन की मात्रा तो बढ़ा के रखनी ही पड़ेगी, सिंपल सी बात है ना। तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग दर से किया जाता है। जो रेस्ट पे है वो 0.3 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। अगर कोई 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 0.78 लीटर पर मिनट है कंजम्पशन, है ना। इसी तरीके से जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, कायदे से बस इसका समझाने का मतलब ये था कि जितना ज्यादा मेहनत होती है ऑक्सीजन का कंजम्पशन उतना ज्यादा बढ़ता जाता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का अगर 1%, ऑक्सीजन के प्रतिशत में अगर 1% की कमी आती है तो उसके कारण आपका जो नॉर्मल ऑयल लैंप है उसमें उसके फ्लेम में 30% की, उसकी जो लाइट है उसकी लाइट में 30% की कमी हो जाती है, नॉर्मल लैंप अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर 7.5% आया तो उस केस 17.5% अगर आपका ऑक्सीजन हो गया है, ठीक है, तो उस केस में आपका वो लैंप नॉर्मल लैंप बुझ जाएगा, लेकिन जो फ्लेम सेफ्टी लैंप है ये तब भी जलता रहता है, तब भी जलता रहेगा। भले 17.5% आपका ऑक्सीजन है लेकिन ये तब भी वहां पर जलता रहता है, और 15% तक आपकी ये मदद करेगा। 15% पे ह्यूमन बींग्स को सरवाइव करने में दिक्कत आने लगती है, ठीक है। ओके, माइंस में हम अपनी सेफ्टी के लिए ज्यादातर जब माइंस की रीओपनिंग होती है, ठीक है, तो एक बर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं कैनरी या फिर मुनिया बर्ड, उसका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली, जो कि माइंस की सेफ्टी में सॉरी आपकी सेफ्टी के लिए होता है, कि जब भी आप माइंस में जा रहे हैं उसकी रीओपनिंग कर रहे हैं, कहीं पर आग लगी थी या स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है, तो उस केस में आपका कैनरी या फिर मुनिया बर्ड हेल्प आउट करती है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो कैनरी और मुनिया बर्ड होती है ये लगभग 8% अगर ऑक्सीजन भी मौजूद है ना तब भी ये वहां पर जिंदा रहेगी, ठीक है। बाकी तो ये चीजें बता ही चुका हूं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, चीजें याद करनी पड़ेंगी, थोड़ा एक सेकंड पानी पी लिया जाए। तो माइंस में ऑक्सीजन की कमी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब उनमें अलग अलग कारण ये है कि भाई कहीं पे सांस ले रहा है कोई, है ना। अब बोलोगे सर सांस लेना बंद थोड़ी करेंगे यार, नहीं बंद मत करो, बाकी यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फ्लेम सेफ्टी लैंप यूज करता है, जो गैसेस स्ट्राटा से रिलीज होती हैं उनके साथ भी मिक्स हो जाता है, उनके साथ रिएक्शन करके चल देगा ये, पता है ना। ऑक्सीजन सबसे दगाबाज इंसान है, सॉरी गैस है, इंसान नहीं, है ना। ये किसी के साथ भी चल देगा। कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिला, बोलेगा चलो तुमको सड़ना है हम सड़ने में मदद करते हैं, ठीक है, तो सड़ाने लगेगा। फंगस ग्रोथ कर रहा है, बोलेगा चलो तुम्हारी भी मदद करते हैं। आग लगी है, बोलेगा चलो तुम्हारी भी मदद करते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी गैस है जो कि हर जगह इस्तेमाल होती है और हर एक पर्पस के लिए, और हर कोई इस्तेमाल करता है इसको, हमसे लेकर हमारे अलावा जो भी है, ठीक है। तो इसके कमी होने के कारण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत होती है। तो अगर आपका ऑक्सीजन 17% है
तो उस केस में आपकी सांस जो है वो थोड़ी गहरी सांसें आप लेने लगेंगे और जल्दी जल्दी सांस लेंगे, ठीक है। उसके अलावा उससे कम हुआ 15%, तो उस केस में आपको हल्का सा नींद आएगी, है ना, कानों में झुंझुनाहट होने लगेगा और हार्ट बीट आपकी बढ़ जाएगी, दुख 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 दुख। हार्ट बीट तो वैसे भी डर के कारण बढ़ ही जाएगी, है ना। उसके बाद अगर 13% हुआ कहीं पर ऑक्सीजन, तो वहां पर आप अपना होशो हवास खो देंगे अगर लंबे समय तक वहां टिके तो, ठीक है। और 9% पे आप चक्कर खा के गिर जाएंगे, 7% में अब आपकी जिंदगी खतरे में है, और 6% पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चंस में आपका कल से इंक्लूड कर दूंगा, क्वेश्चंस वगैरह भी, है ना। तो जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं उनकी प्रैक्टिस भी अपन लगातार करते चले जाएंगे, चाहे थ्योरी के हो चाहे न्यूमेरिकल्स के हो, ठीक है। चलिए, नाइट्रोजन, अगला गैस जो आता है वो है नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये एक तरीके से अगर सोचे इसके बारे में, तो ये हमारे माइंस के वो दादाजी हैं जिनको किसी चीज से लेना देना नहीं है, सबसे ज्यादा मात्रा में है, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इन्हीं की है, और इनको किसी चीज से मतलब नहीं है। लेकिन अगर गलती से इन्होंने मतलब रखा तो मतलब कि आपका मतलब समाप्त कर देंगे। कैसे, हम ये भी देखते हैं। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, ठीक है। हवा जितना भारी उतना भारी ये भी, क्योंकि यही तो हवा है भाई। हवा में है क्या, यही तो है सबसे ज्यादा मात्रा में, इसी ने तो बना के रखा हुआ है। तो ये अपने आप में ही सब कुछ है, 0.967 स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। और ये पानी में इनसॉल्युबल है, बताया ना, ये वो दादाजी है जिनको किसी से मतलब नहीं है। ये वो दादाजी हैं जिनको लैम्प के बारे में जब पढ़ेंगे ना तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, क्यों परेशान हो। लैम्प एकदम पूरा प्लेन सेफ्टी लैम्प, गैस टेस्टिंग का पेपर तो अब होता नहीं है, होता होता तो एक झटके में निकाल लेते हैं। हमारे टाइम में तो बड़ा टेंशन होता था कि साला गैस टेस्टिंग का पेपर निकलेगा कैसे, है ना, क्योंकि उस समय थोड़ा बहुत ज्यादा कंपटीशन भी था, जल्दी से किसी का निकलता भी नहीं था, कुछ टेबल अंडर द टेबल भी बहुत कुछ होता था। तो अब तो खैर ये सब नहीं रह गया, अब तो डायरेक्ट बस लैम्प हैंडलिंग की क्लास करो, गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो बाबू भैया पैसे से मतलब होता है अब बस। चलो आगे देखते हैं। तो ये वो दादाजी हैं जिनको पानी से भी लेना देना नहीं है, वाटर में इनसॉल्युबल, ठीक है। एंड ये एक प्रकार का इनर्ट गैस बोल सकते हैं, कायदे से इनर्ट गैस बोल सकते हैं। एक नॉन रिएक्टिव गैस है, किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ना ये आग जलाता है ना आग बुझा देता है, जलाता तो नहीं है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ के लिए ये इस संसार में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन से ही बनता है अमोनिया। क्रिटिकल टेम्परेचर 146, क्रिटिकल प्रेशर 35 atm। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं खतरा कैसे बनता है। तो सबसे पहला तो आपका क्वेश्चन यहां से बनता है कि नाइट्रोजन गैस आती कहां से है, ठीक है। आप बोलोगे सर हवा में है तो अब कहां से आएगी, अरे नहीं भाई, हवा के अलावा और कहां कहां से नाइट्रोजन गैस आएगी। तो सबसे पहले अगर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बोले तो जानवर या पेड़ पौधे जब डिकम्पोज होते हैं, सड़ते हैं, तब आपका नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है। एक्सप्लोसिव्स का अगर नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोसिव आप यूज कर रहे हो, तब नाइट्रोजन गैस ब्लास्टिंग करने पर रिलीज होगा। इसके साथ ही आपका नाइट्रोजन गैस का कोई वैसा इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर इसकी मात्रा बहुत अधिक हुई, भाई अकरेंस, दो ठो अकरेंस है, और इन दोनों के कारण अगर नाइट्रोजन गैस की मात्रा अधिक हुई ना, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। नाइट्रोजन गैस को ना जब ये अपने ऑक्साइड्स बनाता है ब्लास्टिंग के बाद, ज्यादातर क्या होता है कि ये खतरा कैसे है, हाँ मतलब हम भी तो ऑर्गेनिक ही हैं यार, पेड़ पौधे जानवर, हम भी जानवर ही हैं,
वैसा नहीं, मतलब बायोलॉजिकली एनिमल फैमिली से हम लोग, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस खतरनाक कैसे हुई और क्या तरीके हैं इसके खतरनाक होने के। देखिए क्या होता है कि जब भी ब्लास्टिंग होती है तो उसमें नाइट्रोजन गैस क्या बना देता है, ऑक्साइड्स बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाता है। और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होते हैं इतने खतरनाक होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड्स वगैरह, कि आपने ब्लास्टिंग किया तो रेगुलेशन में बोलता है कि यार पहले वेंटिलेशन प्रोवाइड कराइए, मतलब एयर की वेलोसिटी वहां बढ़ा के वहां से जितने भी डस्ट है, फ्यूम्स हैं, उनको रिमूव करिए फिर आप जाइए। लेकिन कुछ लोग इतना हड़बड़ी में होते हैं कि वहां पर जल्दी घुस गए। तो जैसे ही घुसते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड्स अगर सूंघ लिया, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड्स में से अगर कोई सा भी सूंघ लिया तो उसको क्या होगा, एक खांसी आएगी, ठीक है, धीरे धीरे खांसी आने लगती है। इसीलिए हाँ बिल्कुल, नॉर्मल से बढ़ा तो ऑक्सीजन तो कम कर ही देगा ना। हाँ, जैसे ब्लैक डैम्प हो गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, ऑक्सीजन घटा दिया उसने, है ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, तो इसको इसीलिए किस नाम से जाना जाता है, खांसी गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब ये इतना खतरनाक होता है कि जो भी व्यक्ति इससे अफेक्टेड होगा उसे पता नहीं चलेगा, उसको हल्की हल्की खांसी आती रहेगी। मुझे खांसी आई, खांसी है मुझे, तो ये ना सोचना यार कि सर नाइट्रस ऑक्साइड सूंघ के बैठे हैं क्या, नहीं यार, वो थोड़ा गला खराब है। सॉरी। तो खांसी आती है, एक हफ्ते तक वो धीरे धीरे खांसता रहेगा, एक हफ्ते बाद एक ऐसी खांसी आएगी कि दोबारा खांसने लायक नहीं बचेगा, ठीक है। तो यार अब बोलोगे सर ऐसा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, एकदम है गजब है, निपटाने की बात पे आ जाते हैं हर बार, है ही ऐसा चीज ही है यार ये। चलो, तो अब ये था नाइट्रस ऑक्साइड्स के इफेक्ट्स, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्ट कैसा है, बिटर, कड़वापन रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.52, है ना, लगभग आपके जो क्या बोलते हैं एयर है उससे भारी होता है ये, ठीक है। मिशन रानीगंज जो था, ठीक है, वो तो ठीक है, ठीक है। वहां पर जो एक्सीडेंट हुआ उसमें सबसे मेजर रोल था कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है भाई। वर्कर्स बैठे हैं, हवा कहीं से आ नहीं रही है, वेंटिलेशन है नहीं, और आपका पानी भरे पड़ा है, क्योंकि है ना, वर्कर्स बैठे हैं, वो लगातार सांस ले रहे हैं, तो जो ऑक्सीजन, तो कौन है यार ये, नहीं खोलेंगे, नहीं तुम लोग चिल्ला दोगे। हाँ, तो ये हवा से 1.5 गुना भारी होती है, ठीक है, क्या था यार, भुला देते हो। तो ये हवा से 1.5 गुना, 1.52 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो हवा से ये भारी होती है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये पानी में सॉल्युबल है, बहुत खतरनाक चीज है यार, ये पानी में भी घुल जाता है ना। इसके साथ ही 100% डिजोल्व है, हो जाएगा ये, ठीक है। ये इनकम्बस्टिबल तो है, लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है, और -32 डिग्री सेल्सियस इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, और अगर इसकी मात्रा 3 से 4% हुई तो फ्लेम सेफ्टी लैंप को भी बुझा देता है। हवा से भारी होने के कारण ये ज्यादातर कहां पाया जाता है, जमीन के पास पाया जाता है। अंडरग्राउंड माइंस में जब भी आपको कहीं पर जो डिप साइड होता है, ठीक है, जो लोवेस्ट पॉइंट होता है माइंस का, वहां पर ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, या अगर लेवल सरफेस पे भी है तो जमीन के पास कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाएगी, ठीक है। तो जो मूवी आपने देखी थी उस मूवी में आपका जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही इफेक्ट होता है हमारा अक्षय कुमार, और उसके ही कारण अक्षय कुमार निपटते निपटते बच जाता है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस किस चीज के कारण प्रोड्यूस होती है, इंसानों के सांस लेने के कारण प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फ्लेम सेफ्टी लैंप जला उसके कारण प्रोड्यूस हुआ, तो जहां जहां ऑक्सीजन यूज हुआ ना, वहां वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के आता है। डिके ऑफ टिम्बर, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ कोल, ब्लास्टिंग, डीजल लोकोमोटिव, माइन फायर एक्सप्लोजन,
action of acid water on carbonate rocks and the emission from the strata gas outburst in coal and potash mines। ठीक है, तो इन कारणों से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी प्रोड्यूस होती है। और अगर इसके इफेक्ट्स की बात करूं तो इसके 3% पे क्या इफेक्ट है कि आपका सांस लेना डबल हो जाता है ना। आपको 6% पे तो आपको जो है तो हेडेक होने लगेगा, बहुत तेज से छाती में दर्द होगा, एग्जॉशन होने लगता है। ठीक है, 10% में आप जो है तो कुछ सेकंड के अंदर ही एकदम से गिरने पड़ने लगेंगे। ठीक है, और सफोकेशन होने लगेगा, अनकॉन्शियसनेस, चक्कर वगैरह आने लगते हैं। और 15% पे आपका पूरी तरह से आप बेहोश हो जाएंगे। और 25% पे तो तुरंत नहीं जाएंगे, कुछ घंटों के बाद। अगर 25% कार्बन डाइऑक्साइड कहीं मौजूद है ना, तुरंत नहीं जाओगे, कुछ घंटों के बाद तड़प तड़प के छटपटाते हुए फिर जाएंगे, जितना जल्दी हो सकेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसी चीज है कि इसका हमें लोकेशन याद रखना है, ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जैसे नाइट्रोजन गैस कैसे बनती है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा जो लोअर लेवल्स होते हैं या लेयर्स होते हैं, जो डिप साइड होती है, वहां पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। माइंस के रिटर्न एयर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। जो पुअरली वेंटिलेटेड एरियाज है वहां मिलता है। जो सील्ड ऑफ एरिया है गोफ के, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको मिलती है। तो ये 4 पॉइंट जरूर याद रख लीजिएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड से ही क्या बनता है, आपका ब्लैक डैम्प मिलता है। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर ही आपका क्या है, ब्लैक डैम्प है। तो मतलब गैस का माइंस एयर में जितना परसेंटेज होना चाहिए उससे ज्यादा परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब हर 5% ब्लैक डैम्प पे आपका ऑक्सीजन 1% घटता है। ठीक है, हर 5% ब्लैक डैम्प पर 1% ऑक्सीजन आपका घटता है। और जो लाइट है, ठीक है, आपका नॉर्मल जो लैंप है उसका 30% रिडक्शन, आपका लाइट में रिडक्शन होगा। ठीक है, और 17.5% पे जैसे कि मैंने बताया तो आपका नॉर्मल लैंप बुझ जाता है। ब्लैक डैम्प को अगर आपको क्लियर करना है तो उसको क्लियर कैसे करेंगे, तो उसको क्लियर करने के लिए आपको अपना वेंटिलेशन माइंस का जो है तो इंप्रूव करना होगा। या कि फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है, लाइन। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से ये भी बन सकता है कि ब्लैक डैम्प को रिमूव करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बोलोगे इंप्रूविंग वेंटिलेशन। वो तो है ही यार, इंपॉर्टेंट क्या है, स्प्रिंकलिंग ऑफ लाइन। नींबू पानी का छिड़काव करें, और नींबू पानी नहीं मतलब लाइन का छिड़काव करें, है ना। लाइन के छिड़काव से क्या हो सकता है, आपका ब्लैक डैम्प हटाया जा सकता है। कार्बन मोनोक्साइड व्हाइट डैम्प या कार्बन या फिर सीओ, वही है। ठीक है, तो आपका कभी भी ऑक्सीजन अगर ज्यादा मात्रा में किसी ने कंज्यूम किया तो वो रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन अगर ऑक्सीजन किसी ने कम मात्रा में कंज्यूम किया तो वो रिलीज करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि एक तो ये है, कह सकते हो कायदे से इसको करैत सांप कह सकते हो। करैत सांप को बोलते हैं साइलेंट किलर इस एरिया में, छत्तीसगढ़ में बेसिकली, है ना। जब मैं यहाँ आया तो पता चला भाई करैत और यहाँ बहुत पाए जाते हैं। तो देखा भी, मारा भी, मजबूरी में, घर के अंदर था। तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कुछ उसी की तरह होता है, चुपचाप आपका दिखाई नहीं देगा, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, सूंघ नहीं पाओगे, टेस्टलेस है, स्वाद भी नहीं ले पाओगे, नॉन इरिटेटिंग है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जहां ज्यादा होता है ना तो वहां पे हल्का हल्का आपके आंखों में जलन वगैरह कुछ ना कुछ दिक्कत होने लगती है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होगा।
स्पेसिफिक ग्रेविटी हवा के बराबर। तो जिस प्रकार से नाइट्रोजन एक दादा के तरह था, ये भी उससे कमजोर नहीं है, ये ना होते हुए भी वहां पे मौजूद रहता है, ना आग जलने में मदद करेगा, ना किसी में, ना पानी में मिक्स होगा, ठीक है। एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाता है, लेकिन लगभग लगभग 12% ये हवा में मौजूद रहेगा, तब आपका एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाता है, और वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता इसके लिए, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण बनता है ज्यादातर। क्रिटिकल टेम्परेचर -140 डिग्री सेल्सियस और क्रिटिकल प्रेशर 35 atm। अगर इसके इतना खतरनाक गैस के हुए इसकी बात करें हम, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड माइंस में सबसे पहले बनता कैसे है। सबसे पहला चीज, इसका तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कोल, अगर कोयले का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। एक्सप्लोसिव्स और ब्लास्टिंग, अगर एक्सप्लोसिव में ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है ना, मतलब कि अगर सही तरीके से ऑक्सीजन का प्रोवाइड नहीं किया गया है एक्सप्लोसिव्स के अंदर और बैलेंस्ड ऑक्सीजन नहीं है, तो उस केस में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग या कंबशन, अंडरग्राउंड में जो मशीनरी चलती है, जो मशीन खराब हो गई है ना, उनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है बहुत ज्यादा, इसीलिए गवर्नमेंट भी बार बार इंजन चेंज करता है ना, BS4 BS5 ये सारी चीजें। हाँ, क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर बताता हूं मैं। और क्या सवाल था कि इंक्रीज एंड डिक्रीज जो गैस होती है, तो सर वर्किंग एरिया से होती है या फिर ऑल ओवर माइंस से। जैसे मैंने बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी कहाँ कहाँ पाई जाती है ना, और ये क्या बताया किस चीज के कारण होती है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो किस चीज के कारण हो रही है, सांस लेने के कारण या किसी भी, जितने भी रीजंस थे, अब उन सब रीजंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक, आप कभी भी मूव कराएंगे जब वेंटिलेशन के साथ, तो वो पूरे माइंस से इकट्ठा होके एक जगह पे जाके कलेक्ट हो जाती है या बाहर निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड पूरे माइंस में से मिलती है। वहीं पे जैसे मैंने बोला किस चीज के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं अगर, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ कहां से प्रोड्यूस होता है, जहां पर गोफ एरिया है, ठीक है, गोफ एरिया से ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। तो वो और वर्किंग फेज की अगर मैं बात करूं, तो आपका मीथेन गैस हमेशा वर्किंग फेज से ज्यादातर निकलता है, ठीक है। स्ट्राटा से भी रिलीज होता रहता है, बट वर्किंग फेज से ज्यादा मीथेन गैस निकलती है। आपका कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह भी इसी प्रकार से है कि भाई कहीं पर अगर आपका रिएक्शन कर रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है कोयले का, वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो वो डिपेंड करता है ना। मैं पर्टिकुलरली ये नहीं बोल सकता कि ये सारी गैसेस पूरे माइंस से प्रोड्यूस हो रही हैं, और या फिर ये भी नहीं बोल सकता कि सिर्फ और सिर्फ वर्किंग फेज से प्रोड्यूस हो रही है, नहीं, सबका अपना अपना फंडा है, अलग अलग लोकेशन है जहां से वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मीथेन और कोल डस्ट एक्सप्लोजन के कारण होता है, माइंस में कहीं आग लगी है और आग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिला, तब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर देगा। बोलो जय श्री राम। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, 0.02% पे आपके सर में दर्द कर देगा, है ना, और 45 मिनट तक अगर रुक गए तो आप जो है डिस्कंफर्ट फील करने लगेंगे और कोलैप्स होने लगेंगे, ठीक है। 2 घंटे अगर आराम कर रहे हैं तो 2 घंटे में ये असर देखने को मिल सकता है। 0.12% में आपको जो है तो हालत आपकी खराब होने लगेगी, आपको सांस लेने में भी तकलीफ होने लगेगी, है ना। 10 मिनट अगर काम कर रहे हैं और रेस्ट में है तो 30 मिनट में ये इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। 0.2% पे आप जो है तो 10 मिनट में अगर काम कर रहे हैं तो 10 मिनट में आप बेहोश हो जाएंगे, और अगर रेस्ट में है तो लगभग 30 मिनट में आप बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। 0.5 से 1% के बीच में आपका 10 से 15 मिनट में, ठीक है,
कार्बन मोनोऑक्साइड के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, है ना, और बहुत सारे इन इफेक्ट्स के कारण आपको और भी बहुत सारे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पैरालिसिस हो सकता है आपकी बॉडी को, है ना, लकवा मार सकता है। और इस गैस को इसीलिए साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। किस लिए इसको साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? देता हूं ना, शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा यार, क्यों परेशान हो। एकदम शॉर्ट में एक ऐसा पीडीएफ भेजूंगा कि उतना पढ़ लोगे, एक पेज का पीडीएफ है, उतना पढ़ लोगे पूरा क्लियर हो जाएगा, मतलब याद हो जाएगा। क्लियर थोड़ी करना है यार। देखो अब ये गैस, बट ये गैसेस को ना आपको फील करना है। अभी आपको वैसा रटने वटने की जरूरत नहीं है। मैं एट दी एंड एक पीडीएफ शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे, उसका प्रिंट आउट निकाल के चिपका लेना, उसमें सब कुछ है, सब कुछ है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन माइंड गैस चार्ट किसी के पास होगा भी, क्योंकि बहुत बार शेयर कर चुका हूं इधर उधर में। हाँ, अब कारण क्या है इसको साइलेंट किलर बोलने का? गैस को फील कर लो भाई। बोलोगे सर कैसी कैसी बात करते, गैस कौन फील करेगा? चलो, तो यहां पर आपका इसको साइलेंट किलर कहने का कारण क्या है कि ये गैस एक ऐसी गैस है जिसको सच बताऊं तो सूंघने में मजा आता है। ऐसी गैस है ये। अगर मतलब जब भी इसका आप थोड़ा सा भी परसेंटेज जैसे ही आपने खींच लिया अपनी बॉडी के अंदर, थोड़ा सा भी परसेंटेज चला गया, तो उसके बाद ना आपको और मन करेगा। जैसे बोलते हैं ना वो निकोटिन वगैरह होता है ना, तो निकोटिन वगैरह अगर किसी चीज में मिक्स है तो हमें निकोटिन बोलते हैं शायद, है ना। तो उसके कारण और भी ज्यादा चीजों को खाने का मन करता है। निकोटिन नहीं होता, वो क्या बोलते हैं यार, नाम नहीं याद आ रहा, छोड़ो। हाँ, तो और भी ज्यादा खाने का मन करता है, या कोई भी चीज फूकने फाकने का मन करता है। जैसे पेट्रोल हो गया, उसको अपन ने सूंघ लिया और अच्छा लगता है। एक्सप्लोसिव जब पटाखे फूटते हैं उसकी खुशबू अच्छी लगती है। मिट्टी है उसकी खुशबू अच्छी लगती है, ठीक है। तो आपका ये क्या करेगा वहां पर, ये उसी का काम करता है। सूंघ के आपको जैसे ही सूंघेंगे, आपको अंदर से ऐसा फील होगा कि आपका मन करेगा और भी ज्यादा। और जहां पर इसकी मात्रा ज्यादा होती है, जहां पर इसकी मात्रा ज्यादा होती है, आप उसी डायरेक्शन में बढ़ते चले जाएंगे, उसी डायरेक्शन में एकदम बेहोशी की हालत में, और ज्यादा बॉडी में जाएगा, और भी ज्यादा। चूंकि अब ये एक ऐसी गैस है ना जो कि आपके हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होती है, और हीमोग्लोबिन के साथ 300 गुना, ऑक्सीजन के मुकाबले 300 गुना ज्यादा तेजी से मिक्स होती है। ये आपका हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आई, उसने ऑक्सीजन को लात मार के भगाया, और बीच में घुस गया कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। ऑक्सीजन अलग थलग पड़ा। तो ये इतना ज्यादा तेजी से ब्लड में मिक्स होता है कि ये ऑक्सीजन को भगा देगा। अब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं दौड़ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दौड़ रहा है। ऑक्सीजन आपकी ब्लड को गाढ़ा करेगा, पिंक कलर का कर देगा उसको धीरे धीरे, ठीक है। पिंक पर्पल लगभग लगभग इतना ही रहता है, ठीक है। तो आपके ब्लड को पिंक कलर का कर देगा, और क्या बना देता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। अब ये नशा इतना तेज मारता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप जहां पे ये ज्यादातर मिलेगा, आप सीधे सीधे उधर ही बढ़ते चले जाएंगे। ये देखो, बीड़ी का नशा कर रहा है, गजब आदमी है यार। अफीम अफीम तो फिर भी सही था। चलो, तो माइंस के अंदर की बात कर रहे थे। माइंस के अंदर अगर आपने थोड़ा सा भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सूंघा, तो आप उस डायरेक्शन में बढ़ेंगे जिधर इसकी मात्रा ज्यादा है। आप बढ़ते चले जाएंगे, आपको जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो ये देखने को मिलते हैं। नहीं है, चलो छोड़ो, ये रहे। हेडेक होगा आपको, लेकिन आप उसी तरफ चलते चले जाएंगे।
चलने में दिक्कत आएगी, इधर उधर आप टक्कर खाएंगे, टकराने लगेंगे, कभी पिलर से टकराएंगे, कभी जमीन पे गिरेंगे, बट फिर भी आप बढ़ते चले जाएंगे, बेहोशी की हालत में रहेंगे लगभग लगभग, तब भी आप घसीटते हुए उस तरफ तक जाएंगे। कब तक ये काम करेंगे आप? जब तक ये वाली कंडीशन नहीं क्रिएट हो जाती, तब तक आप उसी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। नहीं, कड़की में नहीं होता है, कभी कभार क्या होता है ना, जैसे अब महीने कहाँ एंड, मंथ एंड भी कह सकते हैं, तो उस समय भी जरूरत पड़ी जाती है। ठीक है, कॉलेज टाइम में हम लोग को भी पड़ती थी। हाइड्रोजन सल्फाइड स्टिंक डैम के नाम से भी जाना जाता है। स्टिंक डैम इसलिए क्योंकि ये सड़े हुए अंडे की तरह होता है। ठीक है, पॉइजनस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की तरह ही, और डेथ तक पहुंचा सकता है कुछ ही समय में। ये भी इतना खतरनाक है, अगर लार्ज क्वांटिटी में अगर आपने इसको इनहेल कर लिया है तो। कलरलेस गैस है, सड़े हुए अंडे जैसे इसकी स्मेल आती है। हवा से हल्का सा भारी है क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.175 एंड डेंसिटी है 1.5 केजी पर न्यूटन मीटर क्यूब। ओके, ये आपका पानी में सॉल्युबल होता है, ठीक है, और कंबस्टिबल है, बट आपका कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, गैस जो है पेल ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, ये भी एक दिक्कत है। फ्लेमेबल मिक्सचर भी बनाता है। ठीक है, अगर 4-4.5% से लेके 45% के आसपास हवा में मौजूद है तो खतरनाक गैस तो ये भी अपने आप में है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रोडक्शन की बात करेंगे, कहां कहां से प्रोड्यूस होता है, तो ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, जब कोयले का स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है, ऐसे कोयले का स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है जिसमें कि सल्फर है, ठीक है, उस केस में आपका हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा। ऐसे कोयले का स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है जिसमें कि सल्फर है, वो भी सल्फर किस फॉर्म में पाया जा रहा है? पायराइड्स के फॉर्म में। ठीक है, तो उस केस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होती है टिम्बर्स के सड़ने के कारण, ऑर्गेनिक मैटर के सड़ने के कारण। ठीक है, एसिड माइन वाटर जब सल्फाइड्स के साथ या फिर आयरन पायराइड्स के साथ जो माइंस का पानी है रिएक्शन करता है, एसिडिक पानी है, जब वो रिएक्शन करता है तो उस केस में आपका जो है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होता है। मीथेन ब्लोवर्स आउटबर्स्ट कभी भी होता है, या मीथेन ब्लोवर्स मिलते हैं तो उस केस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कुछ मात्रा में निकलती है। जो आपके छोटे मोटे क्रैक्स हैं, जॉइंट्स हैं स्ट्राटा में, वहां से निकलता है। एमिशन फ्रॉम वाटर ऑफ मिनरल स्प्रिंग्स व्हेन intersected, emission in association with a fire dam, इम्प्रॉपर डिटोनेशन ऑफ गन पाउडर, गन पाउडर को सही तरीके से नहीं जलाते हैं तब होता है। ठीक है, पानी में जब कभी भी हम हल्का सा पत्थर मार देते हैं तब ये निकल लेती है। देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ना पानी में सॉल्युबल तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। ये गैस क्या करती है, ये जाके पानी के साथ मिक्स होके ना वहीं पे चुपचाप बैठी रहेगी, और जैसे ही आप वहां जाओगे और हल्का सा भी आपने क्या किया, उस पानी को हिलाया, ये तुरंत वहां से उठ के निकलेगी और आपको निपटा देगी तुरंत, बिना किसी देरी के। इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए खतरनाक है। जहां पानी हो वहां बच के रहना भाई साहब। ठीक है, सूंघ लेना सड़े हुए अंडे की खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है, स्मेल तो करता ही है हल्का हल्का। ठीक है, अगर सल्फाइड ओर्स में मेन सल्फर, जिस चीज में भी सल्फाइड है, आयरन पायराइड्स है या पायराइड्स है, उन सभी चीजों के कारण आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का प्रोडक्शन होता है, चाहे ब्लास्टिंग करो, चाहे जला दो, चाहे जो करो। ठीक है, या बैक्टीरिया कुछ काम कर रहा है, अपना माहौल बना रहा है, ठीक है, सल्फेट्स के ऊपर, तो उस केस में बैक्टीरियल एक्शन भले लिख दिया है, वो अपना माहौल बना रहा है, तो उसके कारण भी प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर सल्फाइड माइंस में क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन हो गया है, डस्ट का एक्सप्लोजन हो गया, तब ये गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हर जगह से ये गैस बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, इसीलिए खतरनाक गैस है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कहां कहां पाई जा रही है, तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण प्रोड्यूस हुआ। अब
कहाँ पाई जाएगी? तो जहां पर भी रुका हुआ पानी है, जैसा कि मैंने कहा ठहरा हुआ पानी, कंकड़ न मार, ओल्ड वर्किंग्स में, ठीक है, वहां पर ये आपकी गैस पाई जाती है। संप में ऑब्वियस सी बात है, गोब फायर्स एंड स्पॉन्टेनियस हीटिंग वाले एरिया में, ठीक है, जब कहीं भी गोफ में आग लगी है वहां पर, या जहां पर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है वहां पर ये पाया जाता है। ओल्ड वर्किंग्स में जहां कोई चीजें सड़ रही है, वेंटिलेशन पर्याप्त नहीं है, तब ये गैस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक गैस है सॉरी, सबसे ज्यादा टॉक्सिक गैस है हाईली पॉइजनस गैस। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के मुकाबले ज्यादा पॉइजनस है, बट अच्छी बात यह है कि ये तुरंत ही आपको बता देता है कि हाँ हम तुमको मारने वाले हैं, ठीक है, तो भाग लो, भागने का मौका देती है। और गलती से अगर इसको सूंघ लिया तो आपके या फिर आपके बॉडी के कांटेक्ट में ये आ गया तो ये आपकी आंखों में इरिटेशन करेगा, है ना, जलन पैदा करेगा, और जो आपके गला है, खांसी आने लगेगी, उसमें हल्का हल्का इरिटेशन, वहां पर भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो भी है आपके सांस लेने वाले रास्ते, उन सभी रास्तों में आपका ब्लॉकेज पैदा करना स्टार्ट कर देगा, जलन पैदा करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा बताइए किस वेब सीरीज में इस चीज को देखे हैं आप, और वो कहाँ की कहानी पर बेस्ड था? अब इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें तो 0.005 से 0.01% में आपका जो है तो आंखों में जलन वगैरह होने लगेगा, गले में जलन होगा, ठीक है। 0.01% में आपको जो है तो सूंघने की शक्ति आपकी खत्म कर देता है 15 मिनट के भीतर भीतर, और 0.02 से 0.07% में आपकी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द होगा, गला सूखने लगेगा, जलन होने लगेगी। हाँ वेरी गुड, देखे तो सबको ही हुआ है। नाक वगैरह में दर्द होने लगेगा, सांस मतलब ले रहे हो लेकिन आपको कोई भी खुशबू महसूस नहीं होगी, सेंस ऑफ स्मेल खत्म कर देता है ये पूरी तरह से, ठीक है। अनकॉन्शियसनेस और फाइनली डेथ इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो बहुत जल्दी ये खेला समाप्त करता है, क्योंकि उससे ज्यादा खतरनाक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक है, बस ये है कि बता के करता है, अच्छी बात बस इतनी है। तो अब आते हैं नाइट्रस फ्यूम्स पे या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जैसा कि मैंने कहा था इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो आपका ये एक इनर्ट गैस है, नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशंस, लेकिन ये कभी कभार क्या करता है, कुछ कंडीशंस में ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, और ये जितने भी ऑक्साइड्स बनाता है वो सब के सब हाईली टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, है ना। अब इस प्रकार के 6 ऑक्साइड्स नाइट्रोजन बनाता है, कौन कौन से याद रखना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O, N2O3, N2O4, N2O5, ठीक है। N2O5 जो है तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, और ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फॉर्म में पाया जाता है। जो नाइट्रिक एसिड होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये आपके कड़वे होते हैं, है ना, बाइटिंग इफेक्ट होता है इनका, हैविंग अ बिटिंग एंड चोकिंग स्मेल, ठीक है। इस तरीके का स्मेल आता है इनमें, हल्का सा चोक करेगा गले को आपके, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ करता है। प्लस इसके साथ ही नाइट्रस फ्यूम्स जितने भी हैं वो सबके सब येलो कलर से लेके रेडिश ब्राउन कलर तक के हवा में आपको दिखाई देता है बकायदा। जैसी ब्लास्टिंग होता है ना, तो उसके बाद आपको अगर ये दिखाई दे रहा है ये कलर का धुआं, तो समझ जाइए कि नाइट्रस फ्यूम से वहां नहीं जाना है, ठीक है। और ये आपका माइंस में जो मॉइस्चर है उसके साथ हवा में मिक्स होके इजिली इधर उधर ट्रेवल करता रहेगा, ठीक है। अब इन सब में ये जो 6 ठो है, इन 6 ठो में सबसे ज्यादा खतरनाक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सबसे ज्यादा पॉइजनस, सॉरी टॉक्सिक गैस यही है आपका, पूरे परिवार में सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, सबसे ज्यादा जहरीला है ये। तो आपका जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और लाल कलर के धुएं में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद
इसकी स्मेल जो है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड की तरह इसकी स्मेल आती है। और जैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कन्वर्ट आपका ठंडा होता है तो ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड में, N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब NO2 जैसा कि कहा सबसे ज्यादा पॉइजनस और टॉक्सिक गैस है। ठीक है, NO भी पॉइजनस है बट NO2 के मुकाबले बहुत कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहां से यहां तक पूरा का पूरा नाइट्रोजन का जो फॉर्मेशन है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद बना आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर आपका बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, तो सारे के सारे 6 परिवार के मेंबर्स को याद रखना है। अब नाइट्रस फ्यूम्स निकलता कहां से है? नाइट्रस फ्यूम्स बेसिकली आपका कैसे निकलता है? नाइट्रस फ्यूम्स आपका निकलता कैसे है? नाइट्रस फ्यूम्स आपका बेसिकली ब्लास्टिंग के कारण, अगर हाई एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि जेलेटिन डायनामाइट का, है ना, अगर इनका सही तरीके से डिटोनेशन नहीं किया तो उस केस में नाइट्रस फ्यूम्स प्रोड्यूस होगा। एक्सप्लोसिव्स, जब भी कोई ऐसा एक्सप्लोसिव जिसमें कि नाइट्रोग्लिसरीन है तो उसके कारण अगर सही तरीके से डिटोनेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आपका नाइट्रस फ्यूम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके। अब ये आपका जो सोर्सेस है और कहां कहां से पाया जाता है, ये आपका जैसे ही आप ब्लास्टिंग करते हैं ना, ब्लास्टिंग करने के बाद बहुत बार क्या होता है, ये छुप जाता है। कैसे छुप जाता है कि जो ब्लास्टिंग के बाद जो मक पाइल आपको मिलता है, उस मक पाइल के ऊपर ऐसे धीरे से जाके लेट जाएगा। ठीक है, और जैसे ही लेटा और आप क्या गए, आप एकदम होशियारी में अपना बेलचा ले वर्कर को लेके गए, बोले कि बेलचा घुसेड़ के उठाओ फटाफट, या LSD ऑपरेटर को बोला एक काम करो फटाक से निकालो, तो जैसे ही उसने अपना बकेट लगाया, ये एकदम खड़खड़ा के हवा में उड़ेगा, और जो आपका LSD ऑपरेटर है या जो वर्कर है, अगर आप भी बगल में खड़े हैं, तुरंत ही आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तुरंत ही। हवा से 1.5 गुना ज्यादा भारी होता है। जो फ्रेशली मकपाइल आपको मिला है ब्लास्टिंग के बाद, उसमें ये हालत कर देगा आपकी। ठीक है, डीजल इंजन वगैरह में जब अगर यूज कर रहे हैं तो उसके कारण भी नाइट्रस फ्यूम्स का जनरेशन होता है। डीजल लोको हो गया, स्मॉल क्वांटिटीज में होता है लेकिन होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, ये उतना जरूरी नहीं है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स तो आप एक बार पढ़ लेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये कलरलेस गैस है जिसमें सल्फरस स्मेल, सल्फर जैसी स्मेल आपको आती रहेगी। ठीक है, सल्फर जैसी स्मेल कभी सूंघे? पचमढ़ी गया है कोई? जाना, और वहां पे ना एक जगह का नाम नहीं याद है, वहां पे गर्म पानी निकलता है जमीन के अंदर से, उसमें सल्फर की स्मेल आती है। रास्ते में पड़ता है गर्म पानी, उस जगह का नाम नहीं याद है, बहुत साल पहले गया था मैं। उसमें से गर्म पानी निकलता है, उस जगह का नाम पता नहीं क्या है। तो वहां कभी जाके नहाना तो आपको सल्फर की लगातार स्मेल आएगी, लगातार, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो सल्फर का स्मेल आता है, सल्फर जैसा स्मेल आता है, 2.21 टाइम्स हेवियर है हेयर से। ठीक है, पॉइजनस है, एक्सट्रीमली इरिटेटिंग गैस है, आंखों में जलन पैदा करेगा ही। ठीक है, राजगीर। ठीक है, इसी के साथ ही आपका जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस है उनको ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा, उनमें जलन पैदा करेगा। ठीक है, तो ये आपका जब कभी भी कोल्डेस्ट एक्सप्लोजन हुआ या आफ्टर डैम्प वगैरह में ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगली जो गैस है वो है हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस। ठीक है, इसमें आपका पानी वगैरह से भी कोई मतलब नहीं, ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस, सब कुछ है, लेकिन ये क्या है, एक कंबस्टिबल गैस है। ठीक है, ये आपका 4% से लेके 75% तक अगर पाया जा रहा है हवा में तो ये निपटा देगा, सीधे बता रहा हूं, पूरी माइंस उड़ाने की क्षमता रखता है, क्योंकि हमारा सूरज भी तो इसी से बना है। ठीक है, तो ये ज्यादातर माइंस में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां जहां पर भी अंडरग्राउंड में स्टोरेज कर रहे हैं आप, बैटरी वगैरह लगा रहे हैं,
लोको आपका जो लोकोमोटिव्स है उनकी बैटरीज वगैरह जहाँ पे आप स्टोर कर रहे हैं, जहाँ चार्जिंग पॉइंट्स हैं, वहां पर चार्जिंग स्टेशन है, वहां पर आपका हाइड्रोजन गैस आपको देखने को मिल सकती है। देखने को तो नहीं मिलेगी, बाकी महसूस हो सकती है। पॉइजनस नहीं है, बट लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण आपको सफोकेट करके निपटा सकती है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मीथेन गैस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोई मतलब नहीं है आज मीथेन पढ़ने का, फिर कल फिर से वही चीज हो जाएगा, तो इसलिए मीथेन गैस के बारे में कल देखेंगे पूरा कंप्लीट, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन प्लस हीलियम होता है, ठीक है। मीथेन गैस, मीथेन ड्रेनेज से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मीथेन लेयरिंग से क्वेश्चंस आते हैं, तो मीथेन लेयरिंग तो मतलब मीथेन का एक पूरा का पूरा पोर्शन वहां पर कवर अप करके फुर्सत हो जाएंगे अपन, ठीक है, कल के लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन। पीडीएफ अभी मैं माइन गैस का जो चार्ट है वो शेयर कर दूंगा, उसको एक बार देख लेना, और कल के लेक्चर में भी एक बार मैं दिखा दूंगा, तो आप उस हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक। नाउ टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.